अपवाह तंत्र, हेडिंग डालिएगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र पूरा ही करते हैं अपन, क्योंकि अपवाह तंत्र की विशेषता दी हुई है कि विशेषताओं में कई बार इन्होंने नदियों को पूछा है, तो इसका मीनिंग अपने को नहीं पता ना, विशेषता में नदियां सारी शामिल होती हैं। अपवाह तंत्र की विशेषता का मीनिंग है अपवाह तंत्र के बारे में, पूरे के बारे में पढ़ना है आपको कि किस अपवाह तंत्र की क्या विशेषता है, सिंधु कैसा है, गंगा कैसा है, ब्रह्मपुत्र कैसा है, दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप पठार की नदियां कैसी हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में ही लेंगे अपन इसको। तो अपवाह तंत्र है, इसके अंदर एक शब्द आता है अपने अपवाह, और एक शब्द आता है अपवाह तंत्र। इनमें दोनों में जनरली डिफरेंस क्या होता है, अपवाह में और अपवाह तंत्र के अंदर? जब एक निश्चित जल राशि है और एक निश्चित स्थान, तो निश्चित होता ही है, ये थोड़ी ना कि चंबल पिछले साल करौली सवाई माधोपुर, अगले साल यहां रिद्धि सिद्धि आएगी। इसका मीनिंग है एरिया निश्चित होता है। तो जब निश्चित जल राशि का प्रवाह एक निश्चित क्षेत्र से होता है, तो वो अपने आप में क्या है, वो उसका अपवाह, उसका बहना है। जबकि अपवाह तंत्र होता है निश्चित जल राशि और उसके जो सहायक नदियां होती हैं उन सब का संयुक्त रूप से जो जाल होता है, उसे जाल को नाम क्या दिया जाता है, अपवाह तंत्र। यानी मुख्य नदी तंत्र, जो मुख्य नदी और उसमें मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनके जाल को या उसके पूरे सिस्टम को नाम क्या दिया जाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। तो उसमें मुख्य नदी भी शामिल होती है और उसकी सहायक नदियां। तो इस चैप्टर का अपना ये नाम जो है ये क्यों है, समझ में आ गया होगा। इसमें अपवाह यानी जो मुख्य नदी तंत्र है उसको भी कवर करना है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ सिस्टम है या जुड़ी हुई जो सहायक नदियां हैं उस सिस्टम को भी कवर करना है। जैसे आप सरकार का नाम लेते हैं कि यह सरकारी तंत्र है, तो सरकारी तंत्र कोई एक व्यक्तित्व नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट, और अलग अलग डिपार्टमेंटों का जो ये जो समूह है या ये जो जाल है, ये जाल ही अपने आप में गवर्नमेंट, जो अपन कहते हैं गवर्नमेंट सिस्टम, सरकारी तंत्र है। तो उसी तरीके से अपवाह तंत्र में मुख्य नदी और सहायक नदी, इन सभी को संयुक्त रूप से शामिल किया जाता है। अब भारत का जो अपवाह तंत्र है उसमें एक तो अपवाह तंत्र है, इसमें कुछ प्रकार आते हैं, इनके टाइप्स आते हैं अपवाह तंत्र के। जैसे अपवाह तंत्र है, इसमें एक तो आते हैं अपवाह तंत्र के प्रकार, एक आते हैं अपवाह तंत्र के प्रतिरूप। प्रकार का मीनिंग है कि अपवाह है वो किस तरीके से होता है। तो एक जनरली जो हम प्रकार मानते हैं वो धरातलीय संरचना या ढाल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है अपवाह तंत्र को। धरातलीय संरचना या भूआकृतिक संरचना या ढाल के अकॉर्डिंग, एक तो वो नदियां होती हैं जो ढाल के अकॉर्डिंग बहती हैं, उनको नाम दिया जाता है अनुवर्ती नदियां। कॉन्सिक्वेंट रिवर्स के रूप में जाना जाता है, यानी जो ढाल के अनुसार बहती है, जो किसी के पीछे आता है उसको जनरली हम क्या कहते हैं, अनु। अनु यानी उसके पीछे या ढाल के पीछे। तो ढाल के अकॉर्डिंग बहने वाली जो नदियां होती हैं वो क्या होती है, अनुवर्ती। और एक दूसरा होता है या तो इनसिक्वेंट के नाम से जाना जाता है, या इसको दूसरा जो नाम दिया जाता है वो जो कॉन्सिक्वेंट है उसके पहले अपन लगा देंगे इनकॉन्सिक्वेंट। इनसिक्वेंट इसका मीनिंग भी अपोजिट होता है, यानी जो ढाल के सामान्यतः विपरीत बहती है।
या जो भौतिक संरचना है उस भौतिक संरचना के अपोजिट जो बहती हैं, जैसे कि सामान्यतः हम देखते हैं जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है उसके उस साइड से नदियां काट के इस साइड में आ जाती हैं। तो उन नदियों ने इस हिमालय, इसका मीनिंग उन नदियों का अस्तित्व हिमालय से भी पहले था, उन नदियों का अस्तित्व है हिमालय से भी पहले था। तो वो नदियां उस भौतिक संरचना के निर्माण से पहले बनी हुई है, उन नदियों को हम कहते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती नदियां हैं वो भूआकृतिक संरचना या ढाल को फॉलो नहीं करती हैं, वो भूआकृतिक संरचना या ढाल को फॉलो नहीं करती हैं। जैसे पहले ऊपर वाला भाग किसके रूप में था, अंगारा लैंड, और भारत का दक्षिणी भाग है ये गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में ये क्या था, टेथी सागर। तो इस साइड वाली जो नदियां थे ये इस टेथी सागर में आ रही थी कंटिन्यूस। अब धीरे धीरे ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में एक दूसरे से मिले, और मिलने के कारण ये जो बीच वाला भाग है ये ऊपर की ओर उठा पर्वतमाला हिमालय के रूप में। तो ये तो है नहीं कि एक दिन में टकराए और एक दिन में ये हिमालय निकल के कि हाँ मैं आ गया हूं। तो इसका मीनिंग ये घटना धीरे धीरे प्लेटों के मध्य प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा है और इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। तो इसका मीनिंग है करोड़ों वर्षों तक इसकी निर्माण प्रक्रिया चली है। तो जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठा और वो नदी आके उस हिमालय का कटाव किया उसने, फिर हिमालय और ऊपर उठा, उस नदी ने इसको पुनः काटा। तो उन नदियों ने जो धीरे धीरे हिमालय के निर्माण के साथ साथ उनको काटती रही और इस साइड में आती रही। तो इसका मीनिंग है वो नदी की आदत क्या है, हिमालय के निर्माण से पहले बहने की थी, यानी वो नदी पहले से ही क्या थी, पूर्ववर्ती थी। भौतिक संरचना के निर्माण से पहले ही उसका निर्माण हो चुका था। तो पहले ही निर्माण हो चुका तो नदी अपने आप में क्या है, नदी पूर्व है, पहले बनी हुई है। यहाँ पहले का मीनिंग है पूर्व में बनी हुई। तो ये पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। तो इसका मीनिंग है ये ढाल का अनुसरण सामान्यतः ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। उसके बाद में तो करेंगे, हिमालय को काटने के बाद उसी डायरेक्शन में आ जाती है जिससे ढाल होती है, लेकिन इन्होंने शुरुआत में हिमालय के निर्माण के साथ ही इनको काटना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मीनिंग है नदियां प्राचीन थी और हिमालय श्रृंखला है उसका निर्माण बाद में हुआ है। तो कुछ ऐसे नदियां हैं हिमालय क्षेत्र में जो हिमालय के निर्माण से भी पूर्व बनी हुई है, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इनका अस्तित्व पहले भी माना जाता था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा समझ में आ गया। यानी अपवाह तंत्र है उसको मुख्यतः धरातलीय संरचना या ढाल के अकॉर्डिंग सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो अनुवर्ती नदियां, वे नदियां जो सामान्यतः ढाल के अनुसार बहती हैं, इनको पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। और एक अन्य अनुवर्ती नदी, तो अनुवर्ती नदी का मीनिंग होता है सामान्यतः जो ढाल के अनुसार या ढाल के सामान्यतः विपरीत बहती हैं। और विपरीत बहने के कई रीजन हो सकते हैं। धरातलीय संरचना का निर्माण उस क्षेत्र में बाद में हुआ हो, जबकि नदी का जो विकास है जिस क्षेत्र में हुआ है वो स्थान पहले बना हो। तो नदी का निर्माण पहले और जिस एरिया से बह रही है, भौतिक संरचना से बह रही है, उस भौतिक संरचना का निर्माण बाद में हुआ हो। तो इसमें एक तो अपवाह तंत्र के प्रकार आते हैं और एक आते हैं प्रतिरूप। प्रतिरूप जब नदियां बहती हैं तो कुछ संरचनाएं बनाती हैं। प्रतिरूप का मीनिंग होता है पैटर्न। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां चारों ओर बहती हैं, तो इस प्रकार का नदी प्रतिरूप या ये जो पैटर्न या डायग्राम आपको दिख रहा है यह है अपकेंद्रीय। किस प्रकार का डायग्राम दिख रहा है, अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। जब नदियां चारों ओर से आके एक पॉइंट पे मिलती हैं, जैसे कि मैंने राजस्थान ज्योग्राफी में आपको करवाया था सांबर वाला एग्जाम्पल, वो किस प्रकार का नदी प्रतिरूप था, वो अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। नदी जब अपने ढाल के अकॉर्डिंग बह रही होती है और उसके अंदर सहायक नदियां आके मिलती हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है वृक्षाकार नदी प्रतिरूप। या इसको एक नाम और भी दिया जाता है, दुर्माकृतिक नदी प्रतिरूप। दुर्माकृतिक या वृक्षाकार प्रतिरूप। तो दुर्माकृतिक का मीनिंग होता है जिसमें मुख्य नदी आपको तने की तरह एक पेड़ की मुख्य भाग की तरह दिखाई देती है, जबकि सहायक नदियां शाखाओं की तरह दिखाई देती हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वृक्षाकार आकृति में दिखाई देने वाला नदी प्रतिरूप क्या कहलाता है, दुर्माकृतिक। विश्व में या भारत में मुख्यतः इसी प्रकार की नदियां हैं सर्वाधिक, जिसमें मुख्य नदी चल रही होती है और सहायक नदियां उसका पीछा करते हुए उसमें मिल रही होती। तो ये होते हैं रिवर पैटर्न, यानी रिवर चलते हुए किस प्रकार का डायग्राम या पैटर्न प्रस्तुत करती है, तो वो रिवर पैटर्न होता है। और नदी प्रकार जो होता है कि नदी किस प्रकार की है, तो प्रकार में होता है उसका ढाल देखा जाता है, ढाल के अकॉर्डिंग बह रही हैं तो अनुवर्ती नदियां हैं, और अपोजिट बह रही हैं तो अन्य अनुवर्ती नदियां हैं। तो एक होती है अनुवर्ती और एक अनुवर्ती नदियां। तो उनमें अंतर समझ में आ गया प्रकार में। तो अनुवर्ती यानी ढाल के अनुसार, अनुवर्ती यानी ढाल के विपरीत या ढाल का अनुसरण जो नदियां नहीं करती हैं वो अनुवर्ती नदियां होती हैं। तो जैसे ही ये हेडिंग आपने डाला है
अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र में डिवाइडेशन कर लीजिए चैप्टर में। पहले देखेंगे अपन अपवाह तंत्र के प्रकार। उसके बाद में अपवाह तंत्र प्रतिरूप, फिर भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन या वर्गीकरण। भारत में अपवाह तंत्र को जो अध्ययन है उस अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत करेंगे, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीप पठार की नदियां। तो यहां से चैप्टर स्टार्ट होगा, मुख्य हिस्सा सी पॉइंट से। उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका, अपवाह तंत्र के प्रकार और अपवाह तंत्र प्रतिरूप। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा इसमें, अपवाह तंत्र के प्रकार। उसमें दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक तो होता है अनुवर्ती और एक दूसरा भाग अनुवर्ती। कॉन्सिक्वेंट और एक इनसिक्वेंट। तो नाम से पता लग रहा है अनुवर्ती नदी, अनु का मीनिंग होता है पीछे, ढाल के अनुसार बहने वाली जो अपवाह तंत्र या नदियां होती हैं उनको अनुवर्ती नदियां कहा जाता है। तो इसमें लिखिएगा अनुवर्ती में। इसका डिवाइडेशन का जो आधार है सामान्यतः क्या होता है, उस क्षेत्र की भूआकृतिक संरचना, भूआकृतिक संरचना एवं ढाल, ये इसका बेस होता है। भूआकृतिक संरचना अगर बाद में बनी है या अपोजिट बनी है तो वो डिपेंड करेगी कि अपवाह तंत्र कैसा हो। ढाल है, अगर अपवाह तंत्र उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करता है तो इसका मीनिंग अपवाह तंत्र उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो मुख्यतः ढाल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट है अनुवर्ती। तो यानी अपवाह तंत्र या नदियां जब ढाल के अनुसार बहती है तो उस अपवाह तंत्र को सामान्यतः ये अनुवर्ती के अंदर रखा जाता है। जबकि अनुवर्ती नदियां, इसका मीनिंग जिनका जो नदियों का जो है आधार या बेस है वो ढाल नहीं है, सामान्यतः यहां उनका आधार भूआकृतिक संरचना है। वो नदियां जिस एरिया से बह रही हैं उस भूआकृतिक संरचना का निर्माण अगर बाद में हुआ है, नदियां पहले से बह रही हैं, तो इसका मीनिंग है वो नदियां उस ढाल का अनुसरण नहीं करेंगी, वो अपनी जिस डायरेक्शन में बह रही थी उसी डायरेक्शन को यथावत रखेंगी। तो ये नदियां होती है सामान्यतः पूर्ववर्ती नदियां। कौन सी होती हैं? ये पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, या कई जगह भौतिक संरचना के ऊपर ये अध्यारोपित होती हैं। यानी भौतिक संरचना है उसके ऊपर ये जानबूझकर अध्यारोपित होंगी। जैसे कोई स्थलीय भाग है, धरातलीय भाग है, वो ऊपर की ओर उठ रहा है और उस एरिया से पहले से कोई नदी बह रही है, तो वो भौतिक संरचना अगर ऊपर की ओर उठेगी तो वो नदी क्या करेगी, उसको भौतिक संरचना को काटेगी, वो अपना मार्ग यथावत बनाए रखेगी। तो इसका मीनिंग वो उस धरातलीय भाग पर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। इसका मीनिंग अध्यारोपित क्यों हुई? क्योंकि नदी पूर्ववर्ती है, क्योंकि नदी पहले बनी हुई है, भौतिक संरचना बाद में बन रही है। तो इसमें फर्स्ट में लिखिएगा अनुवर्ती में वे नदियां जो मुख्यतः ढाल के अनुसार बहती हैं, वे नदियां जो ढाल के अनुसार बहती हैं उसे अनुवर्ती नदियां कहा जाता है। अब जो अनुवर्ती जो नदी है, उस अनुवर्ती जो पैटर्न है उसमें कुछ इस तरीके का पैटर्न पाया जाता है। इसमें मुख्य नदी तो चल रही होती है,
ढाल के अकॉर्डिंग कौन सी होती है ये? अनुवर्ती होती है। इस अनुवर्ती नदी के अंदर सामान्यतः इसमें आकर जो मिलने वाली जो नदी होती है ये इसकी सहायक नदी होती है। इसको उप अनुवर्ती, उप प्लस अनुवर्ती को क्या बोलेंगे? उपानुवर्ती। यह संधि विच्छेद भी आपने पढ़ा है। उप का मीनिंग है उसकी सहायक नदी, तो इसको नाम दिया जाता है उपानुवर्ती नदी। अब एक नदी ऐसी है जो अनुवर्ती नदी की दिशा से ही आ रही है, उसी की दिशा से आ रही है, और ये उपानुवर्ती नदी है, उसके लिए सहायक नदी है। तो इसका मीनिंग अनुवर्ती नदी की दिशा से निकलने वाली नई अनुवर्ती नदी को तो अनुवर्ती दिशा की ओर से आने वाली नई अनुवर्ती नदी को क्या बोलेंगे? नवानुवर्ती। नव प्लस अनुवर्ती यानी, तो यह संधि विच्छेद भी आपको करना आता है। नाम समझ में आ रहे हैं ना? अनुवर्ती दिशा से आने वाली नई को नवानुवर्ती, समकोण पर मिलने वाली सामान्यतः जो सहायक नदियां होती है वो तो अनुवर्ती के साथ जुड़ने वाली उप अनुवर्ती, नई दिशा से आने वाली नवानुवर्ती, और अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली को क्या बोलोगे? प्रति। डायरेक्शन अपोजिट होती है तो बोलते हैं प्रति। मैंने बताया था जब हवाएं बाहर से और अंदर की ओर है तो चक्रवात, और अपोजिट चलेगा तो प्रति चक्रवात। तो सामने वाला होता है एंटी या प्रति। प्रति यानी विपरीत, तो अनुवर्ती के अपोजिट आने वाले को प्रति अनुवर्ती यानी प्रत्यानुवर्ती। तो अनुवर्ती का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? प्रत्यानुवर्ती। तो जो अनुवर्ती नदियां होती हैं, अनुवर्ती यानी ढाल के अनुसार बहने वाली, जिनको जनरली अपन क्या नाम देते हैं? कॉन्सिक्वेंट। उप को कहते हैं सब। इसमें वर्ड क्या लगेगा? सब। आगे एज इट इज वर्ड आएगा कॉन्सिक्वेंट। सब कॉन्सिक्वेंट रिवर। नई दिशा से जो आती है इसको, ये नई आ रही है ना, तो किसी भी चीज को रिन्यू करते हैं ना अपन, तो यह री कॉन्सिक्वेंट रिवर। रीन्यू नहीं लिखने की आवश्यकता, री आ जाएगा, यानी वापस से रिपीट हो रही है। री कॉन्सिक्वेंट रिवर। जबकि अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली को कहा जाता है ऑब के नाम से। ऑब, बाकी एज इट इज रहेगा अनुवर्ती रिवर वाला शब्द। ऑब कॉन्सिक्वेंट रिवर। तो इसका मीनिंग है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है? जो मुख्य नदी होती है जो ढाल के अनुसार बहती है, अब यहां पर बात होगी मुख्य नदी की, तो जो मुख्य नदी होती है जो ढाल के अनुसार बहती है उस नदी को क्या कहा जाता है? उसको अनुवर्ती कहा जाता है। और मुख्य नदी है, इसका मीनिंग ये तय है कि उसमें पानी की मात्रा अधिक है और उसकी घाटी कैसी है? उसकी घाटी गहरी है। और उसमें मिलने वाली जो सहायक नदी है उसकी घाटी कैसी है? कम गहरी। क्योंकि सहायक नदी है इसका मीनिंग पानी उसमें कम है, और उसकी जो घाटी होगी वो मुख्य घाटी में लटकती हुई प्रतीत होगी। क्वेश्चन यही रहता है कि जो मुख्य नदी होती है उसमें लटकती हुई जो घाटी होती है वो कौन सी नदियों की होती है? वो उप अनुवर्ती नदियों की होती है। कौन सी? उप अनुवर्ती नदियों की घाटियां है वो लटकती होती है मुख्य नदियों में, यानी अनुवर्ती नदियों में। और जो अनुवर्ती नदी है उसी अनुवर्ती नदी की दिशा से दूसरी उसकी उप सहायक नदी, यह सहायक तो ये हो गई, और उप सहायक नदी जो अनुवर्ती नदी की दिशा से ही आती है उसको नवानुवर्ती। और एक अनुवर्ती नदी की विपरीत डायरेक्शन से आने वाली आती तो ये ढाल के अकॉर्डिंग ही है, उसका ढाल इस साइड में है, उसके लिए ढाल इस साइड में है, लेकिन वो अनुवर्ती नदी के अपोजिट आ रही है। तो अनुवर्ती नदी के विपरीत बहने वाली नदियों को प्रत्यानुवर्ती, उसमें मिलने वाली सहायक नदियों को उपानुवर्ती, और उसकी दिशा से ही निकलने वाली नवीन नदियों को जो ढाल के अकॉर्डिंग बहती है नवानुवर्ती। तो ढाल के अकॉर्डिंग तो ये सभी बहती हैं। फर्क ये है
इसका ढाल अपोजिट होने के कारण यानी अनुवर्ती नदी के अपोजिट होने के कारण इसको नाम क्या दे दिया। लेकिन यहाँ ये नहीं कहेंगे कि ढाल के विपरीत बहती है। तो इसका मीनिंग सामान्यतः जो अनुवर्ती नदियां ढाल के अनुसार बहने वाली नदियां उनको कितने भागों में, 4 भागों में बांटा जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा अनुवर्ती नदियों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। इनके 4 टाइप्स या 4 प्रकार होते हैं, 4 भागों में बांटा जाता है। जो मुख्य नदी होती है वो तो मुख्य अनुवर्ती होती है, सहायक होती है वो उपानुवर्ती होती है, अनुवर्ती की दिशा से आने वाली नई को नवानुवर्ती और अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली को। इसमें नंबर फर्स्ट लिखिएगा अनुवर्ती। इसमें ये सब पार्ट है ना, इसमें जैसे वहां तो जो मेन भाग था उसके रूप में लिखा हुआ है अनुवर्ती, यहां पर लिखेंगे कि जो ढाल के अनुसार बहने वाली मुख्य नदी जो होती है उस मुख्य नदी को नाम क्या दिया जाता है, अनुवर्ती। ढाल के अनुसार बहने वाली मुख्य नदी की जो सहायक नदी होती है, बहेंगी ये सब ढाल के अकॉर्डिंग है, तो ढाल के अनुसार बहने वाली जो मुख्य नदी है उसकी सहायक नदी को क्या नाम देंगे, उपानुवर्ती। ढाल के अनुसार बहने वाली मुख्य नदी के समानांतर और उसी की दिशा में बहने वाली नई अनुवर्ती नदी को नवानुवर्ती, और ढाल के अनुसार मुख्य नदी की विपरीत दिशा से आने वाली नदी को तो आएगी वो ढाल के अकॉर्डिंग है, उसका स्लोप वैसे है तो इसलिए वो उस साइड में बह रही है। और इसके पैरेलल कोई दूसरी नदी स्टार्ट हो जाए लेकिन वो एक सहायक या उपसहायक नदी के रूप में हो, तो इसका मीनिंग अनुवर्ती की दिशा से स्टार्ट हो रही है तो उसको नई अनुवर्ती की तरह देखेंगे अपन, तो वो नवानुवर्ती। कि सहायक नदी है तो उपानुवर्ती, यानी किसी का पार्ट होता है तो हम कहते हैं सब डिवीजन। तो ये कॉन्सिक्वेंट रिवर है, उसका पार्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे, सब कॉन्सिक्वेंट रिवर के रूप में। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है अनुवर्ती। अनुवर्ती की डेफिनेशन क्या होगी, ढाल के अनुसार बहने वाली मुख्य नदी को, ढाल के अनुसार बहने वाली मुख्य नदी को, यानी एक जनरल मीनिंग ये होता है कि जो ढाल के अनुसार बहती है वो नदियां सारी ही अनुवर्ती होती हैं। तो आप इनमें देख लो, सब में नाम क्या यूज हो रहा है, सब में अनुवर्ती शब्द यूज हो रहा है, सब में अनुवर्ती शब्द यूज हो रहा है। तो ढाल के अनुसार बहने वाली मुख्य नदी को, यह शब्द रहेगा मुख्य नदी, मुख्य नदी अंडरलाइन कर दीजिएगा, मुख्य नदी को अनुवर्ती नदी कहा जाता है। तो इस डायग्राम में जो पॉइंट नंबर 1 के नाम से दर्शाई गई है, पॉइंट नंबर 2 वाली जो इस साइड वाली है, ये वाली पॉइंट नंबर 2, कई बार क्या होता है इसमें अपने को सिर्फ डायग्राम दिया जाता है, डायग्राम 1 2 3 4, फिर पूछा जाता है डायग्राम में जो अपवाह का, जो अपवाह तंत्र का जो प्रकार दर्शाया गया है उसमें नंबर 4 वाली जो नदी है वो किस प्रकार की है। तो अपने को बताना होता है कि जो नंबर 1 है जो ढाल के अकॉर्डिंग है और उसके अपोजिट जो दिख रही है ये, तो इसका नाम रहेगा, आंसर रहेगा प्रत्यानुवर्ती। और अगर एग्जामिनर ने 1 2 3 4 दर्शा के और फिर कहा कि 2 नंबर वाली कौन सी है, तो 2 नंबर वाली मुख्य नदी में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसका मीनिंग ये उपानुवर्ती है। ये काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हालांकि आप वाले एग्जाम में अप्लाई नहीं होते। सेकेंड हेडिंग उपानुवर्ती, पॉइंट नंबर 2 इसी पे ही है ना, उपानुवर्ती सबसिक्वेंट रिवर, सॉरी सब कॉन्सिक्वेंट रिवर। उपानुवर्ती डेफिनेशन क्या होगी, मुख्य नदी में मिलने वाली, मुख्य नदी में मिलने वाली सहायक नदी, मुख्य नदी में मिलने वाली सहायक नदी जिसकी घाटी मुख्य नदी में लटकती हुई प्रतीत होती है। मुख्य नदी में मिलने वाली सहायक नदी जिसकी घाटी, तो जिसकी घाटी ऊपर रहेगी, ऊपर उसकी रहेगी जो इसमें पानी कम है, और उसमें पानी जिसमें ज्यादा होगा उसकी घाटी गहरी होगी, तो जिसकी घाटी मुख्य नदी में लटकती हुई प्रतीत होती है। ये इस तरीके से होती है, जैसे मुख्य नदी है उनकी घाटियां गहरी होती है और सहायक नदियां आती हैं वो इन घाटियों के अंदर गिरती हुई प्रतीत होती हैं। तो नदी गिरेगी तभी ना जब एक नदी की घाटी गहरी और
सहायक नदी की घाटी कम गहरी है, वो ऊपर से नीचे की और उसमें गिरती है। तो इसका मीनिंग यहां से क्वेश्चन दिया जाता है, मुख्य नदी घाटी में लटकती हुई घाटियां मुख्यतः कौन सी नदियों की होती हैं? तो उपानवर्ती यानी सहायक नदियों की होती है। नेक्स्ट अगला लिखिएगा, नवानुवर्ती, रिकॉन्सिक्वेंट रिवर, मुख्य नदी की ओर से, मुख्य नदी की ओर से आने वाली नदी को, आने वाली नदी ब्रैकेट में लिख देना उपसहायक, ये वैसे क्या होती हैं? उपसहायक नदियां होती हैं। मुख्य नदी की दिशा की ओर से या मुख्य नदी की ओर से आने वाली नदी ब्रैकेट में उपसहायक को नवानुवर्ती नदी कहा जाता है। को नवानुवर्ती कहा जाता है या नवानुवर्ती नदी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रत्यानुवर्ती, तो इसका मीनिंग है अनुवर्ती नदी जो मुख्य नदी है उसके विपरीत दिशा से आने वाली को, तो अनु के अपोजिट आने वाली को प्रति अनु, ढाल के अनुसार तो बह रही है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसका ढाल विपरीत दिशा से है, तो वह है प्रत्यानुवर्ती। तो प्रत्यानुवर्ती में लिखिएगा, मुख्य नदी कौन सी होती है? अनुवर्ती। मुख्य नदी ब्रैकेट में लिख दो अनुवर्ती के विपरीत दिशा से आने वाली नदी, मुख्य नदी के विपरीत दिशा से आने वाली नदी, नदी अपने आप में क्या है? उपसहायक नदी। आने वाली नदी प्रत्यानुवर्ती कहलाती है। मुख्य नदी यानी अनुवर्ती नदी के विपरीत दिशा से आने वाली नदी को प्रत्यानुवर्ती कहा जाता है या प्रत्यानुवर्ती कहलाती है। तो इसमें विपरीत दिशा को अंडरलाइन कर दो। तो ये कीवर्ड होते हैं जो अपने को याद रखने हैं। अपोजिट विपरीत है तो प्रति रहेगी, एंटी रहेगी। तो अनुवर्ती नदियां मुख्यतः किसके अकॉर्डिंग बहती हैं? ढाल के अकॉर्डिंग। दूसरा लिखिए, अनअनुवर्ती नदियां या इन सिक्वेंट रिवर, अनुवर्ती नदी, तो अनुवर्ती नदी, इनसिक्वेंट रिवर, तो इनसिक्वेंट रिवर कौन सी होती हैं? इसमें लिखिएगा, वे नदियां जिनका निर्माण भू-आकृतिक संरचना से पहले हुआ है। भू-आकृतिक संरचना से यानी जिस एरिया से वो बहती हैं उस एरिया से भी पहले उसका निर्माण हो चुका है। वे नदियां जिनका निर्माण भू-आकृतिक संरचना से पहले हुआ है, जिनका निर्माण भू-आकृतिक संरचना से पहले हुआ है, उन्हें अननुवर्ती नदी कहा जाता है। उन्हें अननुवर्ती नदी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये एक हिमालय वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे हिमालय की जो नदी है वो पूर्ववर्ती नदियां मानी जाती हैं, कई नदियां ऐसी हैं, तो हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियां मानी जाती हैं, यानी जिनका निर्माण हिमालय के निर्माण से भी पहले हो चुका है। भू आकृतिक संरचना हिमालय है और उसके निर्माण से भी अगर पहले नदियां बनी हुई हैं तो इसका मीनिंग वो हिमालय के ढाल के अकॉर्डिंग नहीं,
कि भाई हिमालय खड़ा है तो उसके उत्तर में बहने वाली नदियां, उसके उत्तर वाली नदियां उत्तर में रहेंगी, उसके दक्षिण वाली नदियां दक्षिण में रहेंगी। ऐसा नहीं है, उसके उत्तर वाली नदियां हिमालय को काट के दक्षिण की ओर आ रही हैं। जैसे सिंधु आ रही है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, प्रमुख बड़ी नदियां हैं ये। तो इसका मीनिंग इन नदियों का निर्माण है वो हिमालय के निर्माण से भी क्या हो चुका है, पहले हो चुका है। इस कारण इनको ये ढाल को फॉलो नहीं करती हैं, यानी इनका निर्माण भौतिक संरचना के निर्माण से अब भूआकृतिक संरचना के निर्माण से पहले हो गया है। और जहां स्थलाकृति पहले बन गए, जैसे भारत का प्रायद्वीप पठार ये प्राचीन भाग है, स्थलखंड है, तो यहाँ भूआकृतिक संरचना का निर्माण पहले हो चुका है और बाद में नदियों ने इसके ऊपर बहना स्टार्ट किया। तो इसमें नदियां होती हैं वो इसके ढाल के अकॉर्डिंग बहती है, मुख्यतः इस साइड में पूर्व की ओर। वो तो नर्मदा और तापी तो अपवाद है, क्योंकि वहां जो भ्रंश घाटियां, भ्रंश घाटियों में जो ढाल है वो अंदर की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो वो सिर्फ एक अपवाद है। लेकिन वो भी अपन ये नहीं कह सकते कि नदी ऊंचाई की ओर बह रही है। भ्रंश घाटियों के अंदर का जो ढाल है वो अंदर का ढाल इस तरीके से है, अंदर का ढाल इस साइड से ढाल ऊंचा उठा हुआ भाग है, और भ्रंश घाटियों का आगे वाला जो भाग है, इधर वाला पश्चिम वाला भाग है, नीचा भाग है। इस कारण वो भ्रंश घाटी की जो नदियां हैं प्रायद्वीप पठार पर, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, जैसे नर्मदा और तापी। बाकी सामान्यतः भारत के प्रायद्वीप पठार की जो नदियां होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, यानी ढाल का अकॉर्डिंग है उसको फॉलो करती हैं। तो जब हम भारत का अपवाह तंत्र लिखेंगे तो भारत के अपवाह तंत्र में ये एक अंतर बताएंगे कि भारत के प्रायद्वीप पठार की जो नदियां होती है वो अनुवर्ती नदियां होती हैं, यानी ढाल को फॉलो करती है, जबकि भारत में हिमालय की जो नदियां होती हैं वो अनुवर्ती नहीं होती, वो अननुवर्ती अर्थात पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, जो भौतिक संरचना के पहले से निर्मित हो चुकी हैं। तो इसमें नोट में लिख सकते हो आप, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदी मानी जाती हैं, पूर्ववर्ती नदी मानी जाती है। तो ये आगे शब्द यूज होगा तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या है। तो पूर्ववर्ती जो नदी पहले बन चुकी है, अनुवर्ती जो ढाल के अकॉर्डिंग बहती हो, यानी भूआकृतिक संरचना के निर्माण के बाद बनी हो। अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट पार्ट, अपवाह तंत्र ये प्रकार कंप्लीट हो गए। अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न, तो अगला हेडिंग डालिए। नेक्स्ट पार्ट है अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न। अपवाह प्रतिरूप है, देखो बहुत सारे हैं, ये कोई फिक्स नहीं होते, ये आप जितना पढ़ना चाहो उतने पढ़ लो, यानी जो मुख्य होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अपवाह जो प्रतिरूप है उसका मीनिंग है, यानी जो नदियां बहते हुए कुछ डायग्राम बनाती हैं या कुछ पैटर्न बनाती हैं या कुछ संरचनाओं का निर्माण करती हैं, उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। यानी अपवाह तंत्र बहते हुए किस प्रकार का प्रतिरूप या पैटर्न डेवलप करता है। तो नदियां बहते हुए जिन संरचनाओं का निर्माण करती हैं या जिस संरचनात्मक स्थलाकृति को प्रस्तुत करती हैं, वो संरचनात्मक स्थलाकृति स्वरूप को ही क्या कहते हैं, नदियों का पैटर्न या प्रतिरूप कहते हैं। रिवर पैटर्न किस प्रकार का है, जैसे नदी है वो अपने ढाल के अनुसार बहते हुए और अपनी सहायक नदियों को मिलाती रहती है, तो इस प्रकार के नदी प्रतिरूप को हम नाम देख क्या देंगे, दुर्माकृतिक नदी प्रतिरूप, या वृक्षाकार नदी प्रतिरूप। तो नदी प्रतिरूपों में एक तो ये प्रमुख है। फिर आता है नदी प्रतिरूपों में सामान्यतः जहां सामान्यतः नदियां उच्च पर्वतीय भाग या किसी उच्च उच्चावच से निकलती हैं, तो उच्च उच्चावच भाग यानी पर्वतीय भाग, इन क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं, वो चारों ओर जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मैकाल बताई थी, मैकाल से एक और आपको सोन नदी दिखती है, एक और आपको नर्मदा दिखती है, एक और आपको महानदी दिखती है। इस प्रकार से जब सोन है, महानदी है, एक तरफ नर्मदा है, तो नदी क्या सभी नदियां एक सेंटर पर आ रही हैं, एक सेंटर से बाहर की ओर जा रही हैं। तो इसका मीनिंग है नदियां जब किसी एक उच्चावच या एक बिंदु से जब बाहर की ओर जाती हैं तो इनको नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम क्या दिया जाता है, अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। एक इसके अपोजिट होता है,
जो थार के मरुस्थल में देखने को मिलता है सांबर के अंदर। जब नदियां हैं यह चारों ओर से आते हुए और एक निम्न भूमि पे जमा होती हैं, इस प्रकार के अपवाह तंत्र को अपोजिट नाम देंगे अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। एक अपवाह तंत्र इस प्रकार का होता है कि नदियां बहते हुए बीच में किसी उच्चावच स्थलाकृति के कारण वो नदियां एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं। ये बीच में नदियों के बीच में उच्चावच स्थलाकृति है। फॉर एग्जाम्पल सतपुड़ा समानांतर उच्चावच स्थलाकृति है, जिसके उत्तर में बहती है नर्मदा और दक्षिण में बहती है तापी। तो नदियों का कैसा प्रतिरूप बन रहा है? समानांतर। तो इसका मीनिंग है नदी अपवाह तंत्र के बीचों बीच अगर कोई उनके समानांतर है, कोई पर्वतमाला है, तो किसी पर्वतमाला के दोनों ओर समानांतर बहने वाली जो नदियां होती हैं वो नदियां किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती हैं? समानांतर नदी प्रतिरूप को दर्शाती हैं वो। ये जो अपकेंद्रीय वाला, इसके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, अर्य शब्द। क्या शब्द यूज किया जाता है? अर्य कहा जाता है। जब मुख्य नदी को सहायक नदियां, या यूं कह सकते हैं जब मुख्य नदी, सहायक नदी और उप सहायक नदियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, क्या लग रहा है? कि सर कुछ नहीं लग रहा, आप बता दो वही लग जाएगा हमें तो। जालीनुमा, इसका मीनिंग है जब मुख्य नदी, सहायक नदी, उप सहायक नदी सभी एक दूसरे के समकोण पे मिलती हैं तो ये बनाती हैं जालीनुमा अपवाह तंत्र, जो मुख्यतः हिमालय या पूर्वांचल हिमालय की ओर बनता है। जहाँ नदियां आती हैं, सहायक नदियां उनके समकोण पर आती हैं, उप सहायक नदियां उनके समकोण पर आती हैं। तो इसका मीनिंग इसमें समकोण शब्द यूज होता है। मुख्य नदी, सहायक नदी, उप सहायक नदी सभी एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं या समकोण पे मिलती हैं एक दूसरे से, तो तब बनने वाला नदी प्रतिरूप किस प्रकार का होगा? जालीनुमा। जब दो नदियों के बीच में एक लंबवत रूप से एक उच्चावच भाग होता है तो बनने वाले नदी प्रतिरूप को समानांतर नदी प्रतिरूप। जब नदियां एक उच्चावच भाग से चारों ओर बाहर की ओर बहती हैं तो अर्य या अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। और जब नदियां चारों ओर के उच्चावचीय भाग से एक निम्न भूमि पर आके मिलती हैं तो उच्चावचीय भाग से अगर निकलती हैं तो बनने वाले रिवर पैटर्न को अपकेंद्रीय, और एक निम्न भूमि पर जब चारों ओर से आती हैं तो निम्न भूमि की ओर आने वाली जो नदियां होती हैं वो होती हैं चारों ओर से वहां पहुंचेंगी तो वो होता है अभिकेंद्रीय। कौन सा होता है? चारों ओर से आके जिस भाग में मिलेंगी वो कौन सी होगी? अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप होता है, जिसमें मुख्य नदी बहते हुए और अपनी सहायक नदियों को, सहायक नदियां जो उसी की दिशा में चलती हुई मुख्य नदी के साथ जुड़ती जाती हैं, वो बनने वाला नदी प्रतिरूप दुर्माकृतिक या वृक्षाकार। भारत में जो नदी गंगा जो नदी है या राजस्थान की जो चंबल नदी है वो किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती है? वृक्षाकार। भारत की अधिकांशतः नदियां, विश्व की अधिकांशतः नदियां इसी प्रकार का पैटर्न अपनाती है, क्योंकि नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकल के मैदान में जाती हैं तो मैदान में जाने के बाद नदी जिस दिशा में जाती है, सहायक नदियां लगभग उसी की दिशा में उसको फॉलो करते हुए उसके साथ मिलती जाती हैं, यानी उस मुख्य तने के साथ उसके शाखाओं के रूप में उसे जुड़ती रहती हैं। तो जब मुख्य नदी एक तने के रूप में और सहायक नदियां शाखाओं के रूप में जुड़ती हैं तो वृक्षाकार नदी प्रतिरूप बनता है। तो ये प्रतिरूप जो मेन पैटर्न है समझ में आ गए। तो ये भारत के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख पैटर्न, और भी बहुत सारे पैटर्न हैं। किसी पर्वतमाला के चारों ओर अगर कोई नदी चक्कर लगा रही है तो उसको कहा जाता है वल्याकार नदी प्रतिरूप या वर्ताकार नदी प्रतिरूप। तो इसका मीनिंग है पैटर्न बहुत सारे हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल अपने यहाँ नहीं है। तो अपने यहाँ जो एग्जाम्पल है मोटे मोटे एग्जामिनर जो पूछ सकता है वो ये है 4-5, यानी कोई अपन ये नहीं लिख सकते इसमें कि नदी प्रतिरूप है, यानी जो डायग्राम जो बनाती है, पैटर्न जो बनाती है 5 है। ये खूब सारे हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उनमें 25-30 दिए हुए हैं, कहीं 17-18 दिए हुए हैं। अपने राजस्थान अध्ययन वाली किताबें या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको ये मिलेंगे मेन जो अपने भारत से संबंधित है वो ये है मुख्यतः जो है। तो इसमें लिखिएगा, हेडिंग डाल दिया था अपवाह प्रतिरूप, इसमें लिखिए
नदी एवं उसकी सहायक नदी, नदी एवं उसकी सहायक नदी बहते हुए बहते हुए एक संरचना का निर्माण करती हैं, एक संरचना का निर्माण करती हैं नदी एवं उसकी सहायक नदी बहते हुए एक संरचना का निर्माण करती हैं जिसे नदी प्रतिरूप कहा जाता है, रिवर पैटर्न कहा जाता है। नदी एवं सहायक नदी बहते हुए एक संरचना का निर्माण करती हैं जिसे नदी प्रतिरूप या रिवर पैटर्न कहा जाता है, जिसे नदी प्रतिरूप कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रमुख नदी प्रतिरूप। अब प्रमुख नदी प्रतिरूपों में ये करेंगे अपन वन बाय वन। फर्स्ट लिखे द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार। सबसे पहले द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार। मात्रा ये रहेगी इसमें, इस पे भी मात्रा रहेगी द्रुमाकृतिक, सॉरी दह के अंदर ही रहेगी भाई। यह है द्रुमाकृतिक। तो द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार जो पैटर्न है वो क्या है? डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? द्रुमाकृतिक नदी प्रतिरूप जो हेडिंग डाली है आपने, इसके डायग्राम बना लीजिए इसमें पहले, ताकि उस डायग्राम के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखें। इंग्लिश का भाई इसमें इसके अकॉर्डिंग तो ट्री शेप पैटर्न, ट्री शेप पैटर्न उसका ध्यान नहीं है। द्रुमाकृतिक में क्या शब्द यूज होता है उसका सर्च कर लेना, यह नहीं होता, अलग शब्द यूज होता है। पर्यायवाची हमेशा सेम नहीं होता है। हाँ डेंड्राइटिक। हाँ, तो इसमें जो मुख्य नदी जो होता है, मुख्य नदी एक मुख्यतः तने के रूप में होती है, जबकि सहायक नदियां इसमें क्या होती हैं? शाखाओं के रूप में होती है। तो इसमें लिखेगा जो मुख्य नदी में सहायक नदियां मुख्य नदी की दिशा में बहते हुए उसमें मिलती हैं, तो निर्मित संरचना या प्रतिरूप को द्रुमाकृतिक नदी प्रतिरूप कहा जाता है। तो निर्मित संरचना या प्रतिरूप को द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार नदी प्रतिरूप कहा जाता है। उदाहरण या एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो आप, गंगा एवं चंबल। उदाहरण गंगा एवं चंबल, यानी भारत के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है गंगा, राजस्थान के अकॉर्डिंग पूछे तो चंबल नदी इसका एग्जांपल। नेक्स्ट लाइन में दूसरा, नेक्स्ट लिखिए अपकेंद्रीय या अरीय नदी प्रतिरूप। अपकेंद्रीय या अरीय नदी प्रतिरूप।
अब केंद्रीय अरिया नदी प्रतिरूप का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है किसी उच्चावच भाग। उच्चावच का मीनिंग है अधिक जो रिलीफ फीचर वाला पार्ट है, किसी उच्चावच भाग अर्थात पर्वतीय भाग से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती हैं? अपकेंद्रीय। तो पर्वतीय भाग से अगर नदियां निकल रही हैं तो वो पर्वत के ऊपर नहीं जा सकती, वो पर्वत के चारों ओर बाहर की ओर निकलती हैं। तो किसी उच्चावच या पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। अपकेंद्रीय या अरीय नदी प्रतिरूप, डेफिनेशन लिखिएगा इसके। जब नदियां किसी उच्चावच या पर्वतीय क्षेत्र से उद्गमित होती हैं, किसी उच्चावच या पर्वतीय क्षेत्र से उद्गमित होती हैं, जब नदियां किसी उच्चावच या पर्वतीय क्षेत्र से उद्गमित होती हैं तो निर्मित नदी प्रतिरूप को अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप कहा जाता है। तो निर्मित संरचना या नदी प्रतिरूप को अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप कहा जाता है। अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप कहा जाता है। तो इसका मीनिंग पूरी डेफिनेशन नहीं रटनी, अपने को याद रखना है पर्वत या उच्चावच वाली है तो अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। और जब नदियां किसी निम्न भूमि या निम्न बेसिन की ओर आती हैं तो इसका मीनिंग है नदियां चारों ओर से निम्न बेसिन की ओर पहुंचती हैं। और जब उच्चावच वाला हिस्सा है तो उच्चावच हिस्से की ओर नदियां नहीं जा सकती, वहां से नदियां बाहर की ओर आ सकती हैं। तो उसको बाहर की ओर जब नदियां आती हैं उस पॉइंट से, तो बाहर की ओर आने वाली नदियों को, बाहर की ओर आने वाली को अपकेंद्रीय यानी केंद्र से दूर, अप का मीनिंग होता है दूर, और केंद्र की ओर आने का मीनिंग होता है अभिकेंद्रीय नदी। अब इसका एग्जाम्पल या उदाहरण लिखो, मैकाल पर्वत, अरावली इसी का पर्वत, सभी इसी का एग्जाम्पल होता है। मैकाल भारत की कई नदियों के लिए फेमस है, वहां से नर्मदा, सोन, उसके पूर्वी हिस्से से महानदी। मैकाल का ही पूर्वी भाग आता है सिहावा की पहाड़ी, वहां से निकलती है महानदी। अरावली पर्वतमाला से भी नदियां चारों ओर जाती हैं। अरावली पर्वतमाला इस साइड में नदियां पूर्व की ओर, दक्षिण में दक्षिण की ओर, कुछ पश्चिम की ओर। तो अरावली पर्वतमाला देखते हो वहां पे भी नदियां चारों ओर बहती हुई दिखती हैं आपको। उत्तर के अंदर सीकर वगैरह में कांतली नदी उत्तर में जाएगी, इस साइड की नदियां इधर जाती हैं, दक्षिण की नदियां दक्षिण में, और इधर की नदियां इस साइड में। तो सामने तो जो पर्वत भाग या पर्वतमालाएं जो होती हैं वहां से नदियां चारों ओर बहती हैं। नेक्स्ट, अभी जो लिखा उसका अपोजिट, अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। जब नदियां किसी निम्न भूमि की ओर किसी निम्न भूमि की ओर बहते हुए आपस में मिलती हैं, यानी चारों ओर से नदियां इस तरीके से एक पॉइंट पर आके मिल जाती हैं।
जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपने थार मरुस्थल की जो नदियां हैं, वो सामान्यतः उस क्षेत्र में जो थार मरुस्थलीय भूमि है, जहाँ निम्न भूमियां होती हैं, उसमें आसपास के एरिया से आगे आपस में मिल जाती हैं। जैसे सांबर भारत में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल के तौर में देखा जाता है। जब नदियां किसी निम्न भूमि की ओर लिखा है ना, निम्न भूमि की ओर बहते हुए आपस में मिलती हैं, तो मिलने पर जो बनने वाला जो नदी प्रतिरूप है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है उस नदी प्रतिरूप को, तो मिलती हैं तो निर्मित प्रतिरूप अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप कहलाता है। तो निर्मित नदी प्रतिरूप अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप कहलाता है। उसमें डायग्राम ये बनेगा, जब नदियां चारों ओर से आगे एक निम्न भूमिया एक पॉइंट पर मिलती हैं। इसके जो उदाहरण है पश्चिमी राजस्थान थार मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो उदाहरण लिख दो सांबर झील। एग्जाम्पल या उदाहरण, सांबर तो लिख ही रखा ना, उदाहरण लिख दो बस इसके ऊपर। सांबर लिखा हुआ है नीचे डायग्राम में, सांबर लिखा हुआ है। जब नदी घाटियां किसी लंबवत फैली हुई, जब नदी घाटियां किसी लंबवत फैली हुई लंबवत फैली हुई उच्चावच स्थलाकृति से या उच्चावच स्थलाकृति के दोनों ओर बहती हैं। या तो जब नदियां या नदी घाटियां लिख दो, एक ही बात है। तो जब नदी घाटियां किसी लंबवत फैली हुई उच्चावच स्थलाकृति के दोनों ओर होती है या बहती हैं। नदी घाटियां या नदी किसी लंबवत फैली हुई उच्चावच स्थलाकृति के दोनों ओर होती हैं या बहती हैं। क्या चीज? डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। तो माउंटेन के एक इधर है एक इधर है, तो भी पैरेलली है, दोनों एक सेम डायरेक्शन में है तो भी पैरेलली है। भाई किसी लाइन को आप इधर से इधर खींच दो चाहे इधर से इधर खींच दो, समानांतर है दोनों लाइनें, तो इसका मीनिंग दोनों ही समानांतर ही बोली जाएंगी। तो इस दोनों उच्चावच जो लंबवत फली उच्चावच स्थलाकृति के दोनों ओर बहती हैं, तो निर्मित नदी प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? तो निर्मित नदी प्रतिरूप को समानांतर नदी प्रतिरूप कहा जाता है। उदाहरण एग्जाम्पल, नर्मदा एवं तापी नदी या नर्मदा तापी नदी घाटी लिख दो चाहे। नेक्स्ट है जालीनुमा नदी प्रतिरूप। जब मुख्य नदी सहायक नदी एवं उप सहायक नदी, जब मुख्य नदी सहायक नदी एवं उप सहायक नदी
एक दूसरे के समकोण पर मिलती हैं। मुख्य नदी, सहायक नदी एवं उपसहायक नदी एक दूसरे के समकोण पर मिलती हैं, यानी एक दूसरे में जो मिलेंगे तब एक दूसरे राइट एंगल पर होंगे, सभी एक दूसरे के समकोण पर मिलती हैं। यह शब्द इसमें की वर्ड है। एक दूसरे के समकोण पर मिलती हैं तो जालीनुमा नदी प्रतिरूप का निर्माण होता है। तो जालीनुमा नदी प्रतिरूप या नदी स्वरूप का निर्माण होता है। तो जालीनुमा नदी प्रतिरूप का निर्माण होता है। हिमालय या पूर्वांचल हिमालय, हिमालय में क्या होती है, सामान्यतः घाटियां होती है, जैसे पर्वतमालाएं हैं। ये पर्वतमालाएं फैली हुई हैं, तो इन पर्वतमालाओं में क्या होता है, बीच में मुख्य नदी चल रही होती है और इनमें घाटियों में से इस तरीके से नदियां आके मिलती रहती हैं। ये जो निम्न घाटियां होती है उन घाटियों से नदियां आकर मिलती रहती हैं। अब इस साइड में इनकी सहायक नदियां इन घाटियों के अंदर मिलती रहती हैं। तो पर्वतमालाओं के बीच में इस प्रकार का जो ये नदी प्रतिरूप बनता है, ये कुछ अपने को जालीनुमा दिखाई देता है। यानी बीच में ये जो भाग बताया अपने कि ये तो है पर्वतमाला ही भाग। तो सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर, हिमालय क्षेत्रों में, तो पर्वतमालाओं के बीच में जो नदियां हैं, घाटियों से आने वाली नदियां जो उनके राइट एंगल पे मिलती हैं, तो निर्मित स्थलाकृति कैसी होगी, जालीनुमा। तो या तो इस तरीके से बना लो, या ये टफ लगे तो एक जनरल सा डायग्राम जो इस तरीके से, जैसे मुख्य नदी, सहायक नदी, उपसहायक नदी, ये उपसहायक नदी, सहायक नदी, उपसहायक नदी। यानी ऐसा बना लो कि लास्ट में खुद के भी समझ में नहीं आए कौन सी किधर से है। ये जालीनुमा। 11 बजे।